फर्ज कीजिए कि आप मार्केट से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं। फर्ज कीजिए कि आप माइक्रोवेव ओवन खरीदते हैं। जाहिर है उसके साथ आपको एक बुकलेट मिलेगी जो हिदायतनामा होगा उसके बनाने वाले की तरफ से कि इसमें क्या एहतियातें करनी चाहिए और इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर आप उस बुकलेट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ अपना रिजल्ट भी देगी और देरपा और पायदार होगी। लेकिन अगर आपकी सारी हरकतें जो हैं उस बुकलेट में लिखी हुई हिदायत के बिल्कुल बरखिलाफ होंगी जो उसके बनाने वाले ने आपको दिया है, तो जाहिर है ये माइक्रोवेव ओवन जल्दी तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये मिसाल मैंने इसलिए दी कि आज का वीलॉग हम इसी मौजू पे कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो फाउंडर थे, बानी पाकिस्तान, कायद आज़म अलैहिर्रहमा, उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या ख्वाब देखे थे और वो किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे। आज पाकिस्तान में करप्शन की बातें हो रही हैं और नैब अदालतें कायम कर रही हैं और मुकदमात सियासतदान भुगत रहे हैं। मैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आपको मिसाल देता हूँ। कायद आज़म जब यहाँ गवर्नर हाउस शिफ्ट हुए पाकिस्तान में, कराची में, तो रोज सुबह कायद आज़म मोहतरमा फातिमा जिन्ना जिस ब्रेड से नाश्ता करते थे वो ब्रेड बड़े साइज की होती थी, तकरीबन 1 फुट लंबी, और वो करीब में वाकई ग्रैंड बेकरी से आया करती थी। कुछ दिनों बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने ग्रैंड बेकरी की इंतजामिया को खत लिखा कि जो आप हमें भेज रहे हैं ब्रेड, ये 1 फुट लंबी है, जबकि मैं और मेरे भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो सिर्फ 4 टोस्ट खाते हैं, तो बराए मेहरबानी आप इतनी बड़ी ब्रेड हमें ना भेजें क्योंकि ये ब्रेड ज़ाया होती है और इससे कौमी खजाने का नुकसान होता है। चुनाचे उसके बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना और कायद आज़म के लिए एक खुसूसी ब्रेड तैयार की जाती थी, जिसके लिए एक छोटा सांचा तैयार किया गया। इस सांचे में ये ब्रेड बनती थी और ये 4 तोसों पर मुश्तमिल छोटी ब्रेड गवर्नर हाउस को सप्लाई की जाती थी। ये था कायद आज़म का और उनकी बहन का कौमी खजाने के साथ रवैया। फिर इसमें मैं एक और मिसाल दूं आपको कि कायद आज़म जो हैं उनके सामने बहैसियत गवर्नर जनरल के एक बिल पेश किया गया जिसकी टोटल मालियत 38 रुपए थी, 38 रुपए। कायद आज़म ने उसको बगौर मुताला किया और उसमें से 7 रुपए की रकम के ऊपर सर्किल लगा दिया और रिमार्क्स लिखे कि ये अशिया जो हैं ये फातिमा जिन्ना के ज़ाती इस्तेमाल की हैं, तो इस रकम को, ये 7 रुपए की रकम जो है ये कौमी खजाने से नहीं जानी चाहिए बल्कि ये फातिमा जिन्ना से ज़ाती तौर पे वसूल की जाए। याद रहे कायद आज़म की 1920 में शादी हुई थी और उस शादी के वक्त कायद आज़म ने बॉम्बे में जो अपना घर रिनोवेट कराया था उस घर के बाथरूम की तामीर और तज़ीन पर उस जमाने में 1920 में 50,000 रुपए खर्च हुए थे। लेकिन यही कायद आज़म गवर्नर जनरल बनने के बाद 1.5 रुपए का मौजा खरीदने से इनकार कर देते हैं कि कौमी खजाना इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये था हमारे कायद आज़म का कौमी खजाने के बारे में रवैया। कानून का एहतराम। कायद आज़म के सामने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा मिलने आए और उन्होंने कहा कि हम आपके नए पाकिस्तान के शहरी बनना चाहते हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे दरियाफ्त किया, ये बताओ कि तुम में से कितने लोगों के पास साइकिल है। इत्तेफाक है कि उसमें से 7 अफराद ऐसे थे जिनकी अपनी साइकिलें थी और वो साइकिलों पर आए थे। कायद आज़म ने पूछा, तुम में से कितनों की साइकिल के ऊपर लाइट लगी हुई है। वाज़े रहे ये वो वक्त था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह कानून जारी किया था कि साइकिल के ऊपर लाइट लाजमी होगी। तो मालूम ये हुआ उसमें से सिर्फ एक फर्द की साइकिल के ऊपर, एक स्टूडेंट की साइकिल के ऊपर लाइट लगी हुई थी। कायद आज़म ने फरमाया, मेरे नए पाकिस्तान का सिर्फ ये बच्चा जो है, सिर्फ ये तालिब इल्म जो है ये शहरी बन सकता है क्योंकि वहां कानून का एहतराम लाजमी होगा। किसी ने सवाल किया कि ये कानून तो गोरे का बनाया हुआ है। कायद आज़म ने कहा, कानून कानून होता है, वो गोरे का बनाया हुआ या मुसलमान का बनाया हुआ नहीं होता। कानून कानून होता है। हमें हर सूरत में कानून का एहतराम करना होगा और जिस ममलिकत की तामीर का मैं इरादा रखता हूँ उसके अंदर कानून का एहतराम हर शहरी के लिए लाजमी होगा। यह था कायद आज़म का कानून के हवाले से और कानून के एहतराम के हवाले से विजन। एक और चीज़
جو ہمیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وی آئی پی کلچر سے گریز. یعنی گورنر جنرل بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے, ملیر کا پھاٹک سامنے تھا, تو ان کے اے ڈی سی جو تھے گل حسن, وہ اترے اور انہوں نے وہاں پہ انتظامیہ سے کہا کہ چونکہ گاڑی میں گورنر جنرل قائد اعظم موجود ہیں تو پھاٹک کو فوری طور پہ کھول دیا جائے. قائد اعظم نے سخت سرزنش کی اور ان سے کہا یاد رکھو اگر ایک بار یہ پھاٹک گورنر جنرل کے لیے کھل گیا تو پھر یہ ہمیشہ کھلتا رہے گا. افسوس قائد اعظم کو مہلت نہ ملی اور وہ پھاٹک اب ہمیشہ کے لیے وی آئی پیز کے لیے اور کھلتا رہتا ہے, اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے یہ بات مشعل راہ ہے قائد اعظم کا یہ کریکٹر. پھر میں ایک اور مثال لوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ عید کی نماز پڑھنے گئے اور تاخیر سے پہنچے, تو وہ تصویر آج تک موجود ہے کہ قائد اعظم جو ہیں ان کے لیے آگے کی صف خالی نہیں کی گئی بلکہ وہ پیچھے کسی صف کے اندر عام نمازیوں کے درمیان موجود تھے. یہ تھا قائد اعظم کا وی آئی پی کلچر کے حوالے سے رویہ. ایک اور چیز جو ہے وہ یہ, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی ضابطے اصول اور کلچر کے مطابق گزاری اور کہیں اس سے سر منہ انحراف نہیں کیا. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. قائد اعظم بستر علالت پر تھے تو ایک نرس نے ان کی بڑی خدمت کی, تو قائد اعظم بالکل آخری دن تھے قائد اعظم کے. ایک دن قائد اعظم نے ان سے پوچھا کہ تم نے میری بڑی خدمت کی ہے, تم بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. اس نرس نے قائد اعظم سے یہ درخواست کی کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا تبادلہ میرے آبائی علاقے میں کر دیا جائے, کیا آپ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ گورنر جنرل جو اس وقت پاکستان کے بلا شرکت غیر سب سے طاقتور فرد تھے, انہوں نے جواب دیا دیکھو یہ وزارت صحت کا معاملہ ہے, میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا فیصلہ وزارت صحت کرے گی. اسی طرح ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں جو ضابطے اور قانون کے حوالے سے ہے اور وقت کی پابندی کا, جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی آخری تقریب جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب تھی. اس تقریب میں قائد اعظم وقت پر پہنچے تو ابھی کئی وزرائے کرام نہیں تشریف لائے تھے, جس میں لیاقت علی خان جیسے فرد بھی شامل تھے جو نئی مملکت کے وزیر اعظم تھے. قائد اعظم نے فی الفور حکم جاری کیا ہمیں کسی کا انتظار نہیں کرنا ہوگا, یہ جو وزراء کے لیے مخصوص کرسیاں ہیں ان کو ہٹا دیا جائے. کرسیاں ہٹا دی گئیں, تقریب شروع ہو گئی اور جو وزرائے کرام دیر سے پہنچے جس میں اس مملکت کے وزیر اعظم بھی شامل تھے لیاقت علی خان صاحب, انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کے سب سے آخر میں کھڑے ہو کے پوری تقریب کی کارروائی سنی. یہ تھا قانون کا اور ضابطے کا احترام. ایک اور خصوصیت جو قائد کی ہمارے لیے مشعل راہ ہے وہ یہ ہے کہ غیرت اور حمیت. یعنی آپ اندازہ کریں کہ برٹش ہائی کمشنر نے قائد اعظم سے خصوصی ملاقات کی اور یہ درخواست کی کہ کنگ کے بھائی اور بھابھی پاکستان آ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے گورنر جنرل جو ہیں وہ ان کا ایئرپورٹ پہ استقبال کریں اور ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیں. قائد اعظم نے کہا میں تیار ہوں مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب پاکستان کا گورنر جنرل کا بھائی اور بھابھی برطانیہ جائیں گے تو ملکہ معظمہ جو ہیں وہ ان کا ایئرپورٹ پہ استقبال کریں گی. اگر آپ مجھے یہ گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں تب تو میں ان کا استقبال کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. اسی طرح قائد اعظم کی جو دینی حمیت ہے اس کی ایک مثال ہے کہ ان کی جو صاحبزادی تھی, اکلوتی صاحبزادی جن سے وہ ظاہر بڑی محبت کرتے ہوں گے, وہ انہوں نے غیر مسلم سے شادی کر لی تو قائد اعظم نے ان کو عاق کر دیا اور پھر زندگی بھر ان کی شکل نہیں دیکھی. ان کی خط و کتابت تو ملتی ہے لیکن اس خط و کتابت میں بھی انہوں نے کہیں اپنی صاحبزادی کو ڈیئر وینا یا ڈیئر ڈاٹر کہہ کے مخاطب نہیں کیا بلکہ مسز واڈیا کہہ کے مخاطب کیا. اس سے قائد اعظم کے اصولوں کے معاملے میں بے لچک ہونے کا اندازہ ہوتا ہے. ایک اور چیز جس کے حوالے سے ہمیں قائد سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے وہ ہے کہ حکمرانی کے حوالے سے ان کا کیا خیال تھا کہ فوج کا کیا رول ہونا چاہیے. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے چند کوٹیشنز رکھتا ہوں. میجر جنرل شاہد حامد اپنی کتاب ڈیزاسٹرز ٹوائلائٹ میں ایک تقریب کا حال بتاتے ہوئے فوجی افسران اور قائد کے درمیان ایک مکالمے کی رودات لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان مختلف لوگوں کی گفتگو کے بعد قائد نے بتایا پاکستان کی منتخب حکومت صرف سویلینز پر مشتمل ہوگی, جو بھی جمہوری اصولوں کے برعکس سوچتا ہے
उसे पाकिस्तान का इंतखाब नहीं करना चाहिए। यानी इस कदर लाउड और क्लियर मैसेज है। फिर एक और जगह कहते हैं, ये ना भूलिए कि आप लोग जो मुसल्लह अफवाज में हैं, अवाम के खादिम हैं। कौमी पॉलिसी आप लोग नहीं बनाते, ये हम शहरी लोग हैं जो इन मामलात का फैसला करते हैं, और आपका फर्ज है कि जो जिम्मेदारी आपको सौंपी जाए उसे पूरा करें। एक और तारीखी बात, अयूब खान के बारे में सरदार अब्दुल रब निश्तर जो उस वक्त कैबिनेट का हिस्सा थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखी कि ये शख्स अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता और इसका रवैया प्रोफेशनल नहीं है। कायद ने फाइल पर रिमार्क्स तहरीर किए, मैं इस ऑफिसर को अच्छी तरह जानता हूं, ये फौजी मामला से ज्यादा सियासत में दिलचस्पी रखता है। इसको ईस्ट पाकिस्तान ट्रांसफर किया जाता है और वो 1 साल तक किसी कमांड पोजीशन पर काम नहीं करेगा। अफसोस ये है कि अयूब खान को ये सजा नहीं दी गई और वो इस पोजीशन पर काम करते रहे। इसी तरह कोयटा स्टाफ कॉलेज में जो कायद की तकरीर है, उसके अंदर भी बड़ा वाज़ेह पैगाम है। कायद फरमाते हैं, मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि 1-2 इंतहाई आला फ़ौजी अफसरान से गुफ्तगू के दौरान मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो फ़ौजियों के हल्फ़ वफ़ादारी के मकसदियत और मफ़हूम से नाआशना हैं। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं हलफनामा पढ़कर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप हलफ लेते हैं कि मैं आईन पाकिस्तान और मुक़्तदिर आला पाकिस्तान का वफ़ादार रहूँगा। तो ये था कायद का फ़ौज के बारे में और फ़ौज की हुक्मरानी के बारे में तर्ज सोच का अंदाज़। ये हम सब के लिए मशवरे राह है और हम सबको इस पर सोचना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी चीज़ जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, वो है कि पाकिस्तान में वो क्या आइडियोलॉजी चाहते थे, पाकिस्तान में वो किस तरह का निज़ाम चाहते थे। इसके हवाले से मैं आपसे अर्ज़ करूं कि 1937 से 1947 तक कायद-ए-आज़म के 100 की मुख्तलिफ तकारीर के 100 से ज़्यादा इक़्तिबासात मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान में इस्लाम चाहते थे। मैं अभी आपके सामने उसमें से कुछ रखता भी हूँ। इसी तरह पाकिस्तान बनने के बाद 40 से ज़्यादा दफ़ा पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने ये बात कही कि हमारा कानून, हमारा निज़ाम सब कुछ इस्लाम के मुताबिक होगा। एक जगह वो कहते हैं, आज इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा में आपने मुझे मुस्लिम लीग का झंडा लहराने का एजाज़ बख्शा है। ये झंडा इस्लाम का झंडा है, क्योंकि आप मुस्लिम लीग को इस्लाम से अलग नहीं कर सकते। इस्लाम हमें मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात देता है। ये न सिर्फ एक मजहब है, बल्कि इसमें कवानीन, फ़लसफ़ा और सियासत सब कुछ है। जब इसमें वो सब कुछ मौजूद है जिसमें एक आदमी को सुबह से शाम तक ज़रूरत होती है, तो फिर हम इसे क्यों ना इख्तियार करें। 11 जनवरी 1938 बिहार रेलवे स्टेशन पर खिताब। फिर 4 मार्च 1934 की कायद की तकरीर है, हमें कुरान पाक, हदीस शरीफ और इस्लामी शरीयत की तरफ रुजू करना होगा, जिनमें हमारे लिए मुकम्मल रहनुमाई है। 4 मार्च 1934। फिर 4 जून 1938 मुस्लिम लीग का झंडा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा है। फिर 2 नवंबर 1938 इस्लाम का कानून दुनिया का बेहतरीन कानून है। फिर 8 अप्रैल 1938 मिल्लत इस्लामिया आलमी है। 7 अगस्त 1938 मैं अव्वल व आखिर मुसलमान हूँ। फिर 14 नवंबर 1928 इंसान अल्लाह का खलीफा है। 24 मार्च 1940 मेरा पैगाम कुरान है। फिर एक और जगह कहते हैं, इस्लामी उसूल आज भी हमारी ज़िंदगी के लिए उसी तरह काबिल अमल हैं जिस तरह 1300 साल कबल काबिल अमल थे। मैं नहीं समझ सका कि लोगों का एक गिरोह जानबूझकर क्यों ये फितना फैला रहा है कि पाकिस्तान का आइन शरीयत की बुनियाद पर नहीं बनाया जाएगा। और आखिरी इक़्तिबास जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बेशुमार इक़्तिबासात हैं जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया, लेकिन हमारा वीलॉग इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक आखिरी जो उन्होंने बिस्तर अलालत पर अपनी वफात से चंद दिन पहले जो उनके डॉक्टर थे, प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अली शाह, उनसे गुफ्तगू करते हुए कहा, और ये इक़्तिबास उनकी डॉक्टर साहब की किताब में मौजूद है। आप ज़रा सोचिए कि आदमी बिस्तर मर्ग पर है और कायद के बारे में ये बात वाज़ेह रहे कि कायद बिला वजह में कोई मुनाफिकाना करैक्टर उनके अंदर मौजूद नहीं था। वो बिल्कुल दोस्त और दुश्मन सब मानते हैं कि वो कोई बात दिल में नहीं रखते थे और बगैर लगी लिपटी कहे बात कहा करते थे। तो बिस्तर अलालत पर कायद फरमाते हैं, डॉक्टर साहब से कहते हैं,
तुम जानते हो कि जब मुझे ये एहसास होता है कि पाकिस्तान बन चुका है तो मेरी रूह को किस कदर इत्मीनान होता है। ये मुश्किल काम था और मैं अकेला इसे कभी नहीं कर सकता था। मेरा ईमान है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी फैज़ है कि पाकिस्तान वजूद में आया। अब ये पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि वो इसे खिलाफत राशिदा का नमूना बनाएं ताकि खुदा अपना वादा पूरा करे और मुसलमानों को ज़मीन की बादशाहत दे। वफ़ात से 2 दिन कबल यानी 9 सितंबर 1948 को प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अली शाह साहब से गुफ्तगू। तो दोस्तों, बिलखुसूस नौजवानों, आज जब हम हालात का शिकवा करते हैं और पाकिस्तान के बारे में हम मनफी तर्ज अमल का मुजाहरा करते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें कायदे आज़म का या पाकिस्तान बनाने वालों का तो कोई कसूर नहीं है। कसूर तो हमारा है। हमारी मिसाल वही है जो शुरू में मैंने दी कि एक माइक्रोवेव ओवन को अगर हम उसके बनाने वाले की मर्जी से नहीं चलाएंगे तो उसका तो कोई कसूर नहीं हुआ। आज भी अगर हम तय कर लें कि पाकिस्तान को कायद के विजन के मुताबिक चलाना है तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतरी होगी। यहाँ मैं चलते चलते आपको एक छोटी सी मिसाल दूं चोलो टीका ब्रिज की। आपको नाम अजीब सा लगा होगा। चोलो टीका ब्रिज जो है वो होंडुरास में एक दरिया पर बनाया हुआ पुल है जो सैलाब से बचाव के लिए और तूफानों की जद में वो मुल्क रहता है तो बनाया गया था। हुआ ये कि 1998 में एक तूफान आया और उसके बाद पानी की डायरेक्शन तब्दील हो गई और ये पुल जो खड़ा हुआ था ये बेमकसद होकर रह गया। चूंकि वो बेमकसद होकर रह गया, अब वो एक मजाक का निशाना बन गया है। अब चोलोटी का ब्रिज का मतलब होता है कि वो ढांचा जो अपना असल काम ना कर रहा हो। तो आज जायजा लीजिए कि कहीं हमारा मुल्क भी चोलोटी का ब्रिज तो नहीं बन गया कि हम अपने असल मकसद से हट गए हैं और हमने बहुत सारे दूसरे रास्ते इख्तियार कर चुके हैं और शिकवा फिर हम पाकिस्तान से करते हैं, तनकीद फिर हम पाकिस्तान पर करते हैं। हमें अपने रवैये का जायजा लेना चाहिए। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर सौ दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है।